दोस्तों, आपका स्वागत है डेली फैक्ट्स के ऑडियो बुक जंक्शन में। आज हम लेकर आए हैं डार्क हॉर्स का एक और बेहद खास और इमोशनल भाग। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में असली जीत सिर्फ परीक्षा पास करने में नहीं, बल्कि खुद को टूटने से बचाने में होती है। आज का चैप्टर रिश्तों, सपनों और संघर्षों की नई परतें खोलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। शुरू करते हैं डार्क हॉर्स पार्ट 6। जावेद माँ को पीएमसीएच पटना में दिखाकर वापस दिल्ली लौट आया था। राय साहब भी तीखे खट्टे अनुभव लेकर घर से वापस आ गए थे। 2-2.5 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। रोज बत्रा पर रिजल्ट आने की अफवाहें उड़ती, एक दिन परिणाम आ ही गया। मनोहर लगातार राय साहब को फ़ोन किए जा रहा था, उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। संतोष को फ़ोन लगाया, पता चला उसका पिटी नहीं हुआ। मनोहर अपना खुद का तो रिजल्ट देखना भी जरूरी नहीं समझा। खुद को लेकर आश्वस्त था कि कोई अनहोनी नहीं होनी है, फेल ही हुआ होगा इस बार भी। गुरु विमलेंदु सबसे बात हो गई, इनका पिटी होना अपेक्षित ही था। इस बार मयूराक्षी ने भी बाजी मार दी थी पिटी में। मनोहर के कहने पर सभी राय साहब का फ़ोन ट्राई करने लगे। लगभग 50 से अधिक कॉल जा चुकी थी, लेकिन कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी। मनोहर का दिल घबराने लगा। संतोष भी वहीं आ पहुंचा, तुरंत गुरु को बुलाया और राय साहब के कमरे पर जाने के लिए सब निकल गए। मनोहर ने कहा, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया ना गुरु भाई? घर पर भी बहुत बेइज्जत होकर आए थे, परेशान थे। चुप करो, चलो पहले देखते हैं। डर तो मुझे भी लग रहा है, गुरु ने सहम कर कहा। पुलिस को 100 नंबर पर डायल कर बता दिया जाए क्या कि फ़ोन नहीं उठ रहा है? संतोष ने पसीने से नहाए कहा। अरे नहीं भाई, पहले चलकर हालात तो जाने, हो सकता है फ़ोन गिर गया हो, गुरु ने कहा। फ़ोन गिरता तो कोई उठाकर ऑफ़ कर देता, इतना रिंग हो रहा है पर ऑफ़ भी तो नहीं हो रहा है, मनोहर ने कहा। राय साहब ऐसा तो नहीं करेंगे, उन्हें लड़ना चाहिए था परिस्थितियों से, आईएसी सब कुछ थोड़े था, संतोष ने संदेह को लगभग सत्यपुष्ट करते हुए कहा। होनी अनहोनी की बातें करते तीनों दौड़ते हुए राय साहब के फ्लैट पहुंच चुके थे। सीढ़ियों पर चढ़ते तीनों के पांव कांप रहे थे। ऊपर पहुंचे तो दरवाज़ा सटा हुआ था। अब तीनों में किसी की हिम्मत ही नहीं बंध पा रही थी कि दरवाज़ा कौन खोले। बड़ी दिलेरी और डर के साथ ज्यों ही गुरु ने दरवाज़ा खोला, देखा एफएम पर एक निर्गुण बज रहा था, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। राय साहब नीचे चटाई पर आंख मूंदे नंग धड़ंग केवल एक आसमानी रंग का जांघिया पहने घोलते हुए थे। जांघिया के ऊपर उगाया सफ़ेद सफ़ेद धब्बा ऐसा लग रहा था जैसे भीमबेटका का भित्ति चित्र हो। गुरु ने आगे बढ़ जांघिया पर तौलिया रखा और मनोहर दौड़कर उनसे लिपट गया और रोने लगा। वो अभी तक कन्फर्म नहीं था कि राय साहब जिंदा ही हैं। राय साहब एकदम से अचकचाकर उठे और डर से गए, फिर तीनों को देखा। उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वे सोए हों और कोई उनसे लिपटकर रोने लगे। वे भी ये दृश्य देख मनोहर से लिपट रोने लगे। उन्हें पता नहीं चला था कि मनोहर क्यों रो रहा है, पर मनोहर समझ गया कि राय साहब का पिटी नहीं हुआ है। राय साहब पहली बार एक साथ 3 बियर की बोतल गटक कर सो गए थे, इसलिए उनको अभी भी कुछ बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। संतोष किचन से नींबू लाया, उनको चटाया गया। थोड़ी देर बाद उनको पूरी तरह होश आया। गुरु भाई, हम बर्बाद हो गए, ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट था, हमारा नहीं हुआ पिटी, सब खत्म। अब पीसीएस का सहारा है, पढ़ाई का तरीका बदलना होगा, राय साहब ने आंसू बहाते हुए कहा। गुरु ने मुंह पोंछने के लिए गमझा दिया, आप पढ़ाई का तरीका बाद में बदलना, पहले ही जांघिया बदलिए, साला यूपीएससी के सिलेबस से ज़्यादा पुराना हो गया है, गुरु ने कहा। गुरु के ये कहते माहौल हंसने हंसाने वाला हो गया। राय साहब बताने लगे कि उन्होंने सोच रखा था कि पिटी होने के बाद जांघिया, गंजी और एक तौलिया खरीदेंगे, पर अब सारा प्लान खटाई में पड़ गया। राय साहब का अभी घर फ़ोन करना बाकी था। पिताजी को क्या कहें, यही वाला निर्गुण सुनाना दीजिएगा पिताजी को, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। सब ठहाका मारकर हंस पड़े। उस दिन सब अपने कमरे लौट आए। दिन भर तो राय साहब के चक्कर में निकल गया था। रात संतोष जब कमरे पर अकेला था तब उसे महसूस हुआ कि वह पिटी फेल हो चुका है। उसे रह रहकर राय साहब के कहे ये शब्द याद आ रहे थे, ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट था, सब खत्म, हमारा नहीं हुआ पिटी। सोचकर थर्रा गया संतोष। घर में उम्मीदों का डैम बांध कर आया था, वह टूट गया तो सब डूब जाएगा। यहाँ राय साहब जैसे धुरंधर चूक गए, कैसे करेगा इतना सब वो? संतोष बालकनी में आया, कुछ देर टहला, फ्री अंदर चला गया। सोचने लगा, एक दिन हमारा भी अटैम्प्ट खत्म ना हो जाए। इतना सोचा था कि फूट फूट कर रोने लगा। घंटों रोता रहा। याद आ रहे पिता के शब्द और माँ के दुलार भरे बोल उसके कान फाड़ रहे थे। उसने हाथ कान पर रख लिए, दीवार से टिका रात भर पड़ा रहा। सुबह सबसे पहले पिता को फ़ोन लगाया। विनायक बाबू अभी स्नान के लिए जा रहे थे। बेटे की कॉल आती देख बाल्टी रख फ़ोन उठाया। हेलो बेटा, बोलो कैसे हो? हेलो हेलो संतोष, विनायक बाबू बोले जा रहे थे। लगभग 30 सेकंड तक चुप रहने के बाद उधर से जवाब आया, पापा वो रिजल्ट आ गया पिटी का, हमारा नहीं हुआ इस बार, बोलकर संतोष फूटकर रोने लगा। अरे तो इसमें रोने का क्या है? ओ चुप पागल, देखिए, अरे बेवकूफ़, अरे चुप, अरे कहाँ है इसकी माँ? देखो भाई, समझाओ इसको, अगली बार हो जाएगा। बेटा रो मत, फिर पढ़ो मेहनत से, ज़रूर होगा।
विनायक बाबू ने पहले तो बेटे के इस तरह रोने से असहज होने के बाद ढांढस बंधाते हुए कहा। विनायक बाबू को फ़ोन पर बात करते देख पत्नी कमला देवी दौड़कर आई और उनके हाथों से फ़ोन लिया। बेटा, चिंता नहीं करना है, भगवान परीक्षा लेते हैं, अगला साल तहोबे करगा, तुम वहीं रहो, मेहनत से पढ़ो, एकदम तनिको मत सोचो कि ई बार क्या हुआ। अरे एक के बार में कौन बना है कलेक्टर, थोड़ा समय लगबे करता है, पापा है तुम्हारे साथ, रोना मत बेटा, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। कमला देवी की आंखों से भी पानी झरझर गिरने लगा। फिर विनायक बाबू ने फ़ोन लेकर संतोष को समझाकर फ़ोन रखा और पत्नी की ओर देख वहीं कुर्सी पर खुद भी चुपचाप बैठ गए। उस दिन दोपहर में संतोष एक बार फिर से गुरु के कमरे पर पहुंचा। हमारे जैसा लड़का का क्या होगा गुरु भाई, एकदम चूतिया बन गए हैं, संतोष ने पहुंचते ही कहा। परेशान क्यों हो इतना, अभी पहला चांस था, पहले चांस में विमलेंदु का भी नहीं हुआ था, अब की देखो अंतिम चांस में मयूराक्षी का हो गया। पिटी, इतना अकबका काहे गए हो, गुरु ने एक औपचारिक सांत्वना देते हुए कहा। सिविल सेवा की तैयारी करने वालों से ज़्यादा भयंकर आशावादी मानव संसार में और कहीं मिलना मुश्किल था, उसमें भी मुखर्जी नगर नंबर 1 पर था। बार बार फेल होने पर भी लोग एक दूसरे को लगातार सांत्वना देकर यहाँ रहने लायक बना ही लेते थे। यहाँ किसी को उम्मीद बधाने या मोटिवेट करने के लिए किसी महापुरुष की जीवनी या कोई अमृत वचन सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि मुखर्जी नगर के खुद के इतिहास में ऐसे लोगों के किस्से पड़े रहते थे जिनको सुन अभ्यर्थी पुनः लड़ने के उत्साह से भर जाता था। बताइए गुरु भाई, हम साला क्या किए यहाँ साल भर, अपना विषय छोड़ मनमोहिनी का विषय पकड़ लिए, कोचिंग साला चरवाहा विद्यालय में ले लिए। संतोष बड़बड़ाए जा रहा था। गुरु उसकी बातों को सुन बस मुस्कुरा रहा था। गुरु जानता था कि संतोष ने शुरू में ही रास्ता टेढ़ा मेढ़ा चुन लिया था। अच्छा ये बताओ, तुम पढ़ कर आए थे इतिहास और यहाँ आकर ले लिए लोक प्रशासन, परीक्षा उसी से दिए, ये गलती कौन भुगतेगा, गुरु ने कड़ी आवाज में कहा। गुरु भाई पैर पकड़ते हैं, एक बार हेल्प कर दीजिए, हमारी पढ़ाई पटरी पर ला दीजिए, हमारे पापा अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर हम कुछ न कर पाए जल्दी तो। चलो पहले विषय बदलो, अपने पढ़े विषय ही रखो और मैं तुम्हें इतिहास के लिए श्यामल सर के पास भेज रहा हूँ, हिंदी के लिए हर्षवर्धन सर, चुपचाप जाके यहाँ एडमिशन ले लो, गुरु ने कहा। गुरु भाई अब फिर से 2 कोचिंग का पैसा कहाँ से लाएंगे हम, मेरे बाप हम करेंगे न जुगाड़, सब पैसे के लिए ही भूखा नहीं है, ऐसे भी टीचर हैं जो विद्यार्थी को विद्यार्थी समझ के पढ़ाते हैं, पैसा भजाने का चेक समझ कर नहीं, गुरु ने दिलासा देते हुए कहा। संतोष गुरु से लिपट गया था, वह एकदम असहाय सा फील कर रहा था, वह अचानक रिजल्ट के बाद पागल सा हो गया था। संतोष सुबह उठकर गुरु के जगने से पहले ही उसके कमरे पर डेरा डाल बैठा, तैयार हो गुरु उसे लेकर बतरा पहुंचा। गुरु ने श्यामल सर को फ़ोन लगाया। प्रणाम सर, सर एक एडमिशन के लिए मिलना चाहता था, अपना मित्र है, गुरु ने फ़ोन पर कहा। सीधे क्लास में भेज दो, इसके अलावा कोई बात हो तो आओ, भला एडमिशन के लिए भी क्या मिलना है गुरु, इतने दिन हो गए, कहाँ हो तुम, श्यामल बाबू ने कहा। वहाँ से सीधे दोनों श्यामल सर के कोचिंग गए। श्यामल किशोर सिंह इतिहास के शिक्षक थे, वह मुखर्जी नगर के बाजार के लिए अनफिट पर विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फिट आने वाले शिक्षक थे। उनसे मिलकर संतोष को गांव के मास्टर साहब याद आ गए जो महीनों पढ़ाते थे और शायद ही कभी किसी विद्यार्थी को पता चलने दिया कि ट्यूशन पढ़ने की फीस भी लगती है। श्यामल सर के लिए पैसा और जुनून 2 अलग चीज़ें थी, उन्हें पढ़ाने का जुनून था। गुरु ने श्यामल सर से संतोष की सारी बातें बताईं और सर ने सीधे क्लास करने की स्वीकृति दे दी। तय हुआ कि फीस पर कोई बात नहीं होगी, संतोष जितना जमा कर पाएगा उतना ही दे। संतोष श्यामल सर के पांव पर गिरने को झुका कि श्यामल सर ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, अब की बार नहीं चूकने दूंगा, मेरे साथ साथ मेहनत करना बस, ठीक है ना। फिर गुरु ने हिंदी साहित्य के लिए हर्षवर्धन चौहान सर से बात की। गुरु उनका शिष्य रहा था। संतोष की आप बीती सुनाकर उनसे अनुरोध कर वहाँ भी फीस की रकम आधी करवा दी। हर्षवर्धन सर अपने खुले विचारों और उदार दिल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने संतोष से कहा, भाई हमारे यहाँ और भी विषय पढ़ाए जाते हैं और रिसेप्शन पर एक स्मार्ट लड़की भी बैठती है, अब इस बार उसकी बातें सुन विषय मत बदल लेना, नहीं तो आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फीस भी पूरी ले लूंगा तब। सुनते ही गुरु और संतोष ठहाका लगाकर हंसे। दोनों जगह बात हो जाने के बाद संतोष काफ़ी हद तक तनाव से निकल गया था। साल भर यहाँ रहते हुए भी उसने इन शिक्षकों के बारे में इतना कुछ नहीं जाना था। असल में वे शिक्षक प्रचार प्रसार और पोस्टरों से दूर थे और इन चमकीले भड़कीले पोस्टरों के बीच श्यामल किशोर या हर्षवर्धन चौहान जैसे शिक्षकों की वजह से ही मुखर्जी नगर अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता था। ऐसे शिक्षकों की वजह से ही मुखर्जी नगर हर साल IAS के लिए परिणाम देने में अव्वल रहा था। अब संतोष के सामने समस्या ये थी कि जितनी भी रकम लगनी थी उतनी भी वो कहाँ से लाए। साल भर में अपने लिए भी कुछ बचाकर उसने रखा नहीं था, सब पार्टी और मस्ती में जा चुका था। उसके पास बस एक ही रास्ता था, माँ। उसने साहस कर माँ को फ़ोन लगाया और सारी कहानी और अपनी ज़रूरत सुनाई। 25,000 मांगे थे संतोष ने। एक साथ इतने पैसे की बात थी पर माँ ने उसे निश्चिंत रहने को कहा। शाम को विनायक बाबू के घर में घुसते ही कमला देवी ने बात छेड़ दी। 25,000 की बात सुनते ही विनायक बाबू अटक गए। तभी उन्होंने बात वहीं काट दी और पैर हाथ धोकर आंगन की तरफ चले गए।
रात को खाना खाते वक्त भी विनायक बाबू इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। नहीं, कमला देवी ने टोका पर तनाव साफ दिख रहा था। एक खींचतान जारी थी। सुबह विनायक बाबू स्कूल के लिए निकल ही रहे थे कि कमला देवी से रहा न गया। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं पैसा देने की बात पर? बच्चा को ज़रूरत है तो बीच मंझधार में छोड़ दे कैसे? अब अचानक इतना पैसा कहाँ से आएगा? आप ही बताइए, हम सोच के क्या करें? हमारा दिमाग तो खुदे खराब हो गया है। विनायक बाबू कसमसा कर बोले। ठीक है, आप जाए, हम कर देंगे व्यवस्था। कमला देवी चुहानी में चली गईं। आप कहाँ से कीजिएगा? विनायक बाबू हैरत में थे। गहना है ना घर में, 50,000 का तो होगा ही, बेच के रखते हैं, जितना ज़रूरत होगा उसको भेजेंगे। कमला देवी ने चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई उतारते हुए कहा। विनायक बाबू बिना कुछ जवाब दिए चल दिए। शाम को स्कूल से घर लौटने में थोड़ी देर हो गई थी। घर में घुसते ही चाय बनाने को कहा। कमला देवी चाय बनाकर तेजी से रख वापस चली गई। ज़रा फ़ोन ले आइए। सुनिए, आप ही कह दीजिए फ़ोन करके संतोष को कि पैसा डाल दिए हैं 30,000 रुपया, कहकर चाय पीने लगे। सुनते ही कमला देवी खुशी से उछल फ़ोन उठाने दौड़ी। संतोष को फ़ोन लगा, बता दिया कि पैसा ज़रूरत से ज़्यादा भेज दिया है पापा ने। फ़ोन रख। दौड़कर विनायक बाबू के पास आए और कहा, आज खीर बना देते हैं, आपको पसंद है बहुत। और कहते हुए चुहानी में चली गई। बेटे की ज़रूरत पूरी हो गई थी। उन्हें ये पूछने का ध्यान ही नहीं रहा कि विनायक बाबू इतने पैसे अपने एक परिचित से ब्याज पर लेकर आए थे। 22 गुरु, विमलेंदु और मयूराक्षी सब मुख्य परीक्षा की तैयारी में पूरे जी जान से भिड़े हुए थे। इस दौरान कभी कभार गुरु और मयूराक्षी के बीच फ़ोन पर बात और किसी टॉपिक पर चर्चा को लेकर मुलाकात भी हो जा रही थी। जल्दी ही मुख्य परीक्षा का समापन भी हो गया। गुरु और विमलेंदु अपने प्रदर्शन को लेकर संतुष्ट थे। मयूराक्षी को लग रहा था कुछ कमी रह गई, पर अब परीक्षा हो चुकी थी, अब परिणाम का इंतजार था। संतोष अपनी नई कोचिंग में पूरे मेहनत के साथ पढ़ाई में जुट गया था। इस बार वह कोई कमी नहीं रखना चाह रहा था। संतोष अक्सर गुरु के पास बैठ पढ़ाई पर परिचर्चा कर लेता था। साल भर के बाद उसे भी गुरु के साथ रहने का सही मतलब समझ में आया था। उस दिन संतोष गुरु के साथ बैठा तैयारी पर ही बात कर रहा था। सिलेबस बहुत बड़ा है ना गुरु भाई इस पूरे परीक्षा का? संतोष ने यूं ही कहा। हाँ, पर तुम जितना सोच रहे हो सिलेबस उससे भी बड़ा है मेरे दोस्त, गुरु ने कहा। मतलब समझा नहीं, संतोष ने कहा। इस सूर्य की रोशनी में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सब यूपीएससी का सिलेबस है। तुम्हें इसका अध्ययन करना है तो हर वक्त आंख और कान खुले रखो, बस समझो हो गई तैयारी, गुरु ने दार्शनिक अंदाज में कहा। इस फील्ड में कोई कुछ बने न बने पर इतना ज़रूर पढ़ लिख लेता है कि आदमी बन जाता है, संतोष ने आह लेते हुए कहा। हाँ, सही ही कह रहे हो। लोग 24-25 की उम्र में आते हैं तब लड़के होते हैं, पर जाते हैं 35-37 की उम्र में आदमी बन के, गुरु हंस पड़ा। संतोष उससे भी ज़्यादा हंसा। अच्छा, क्या ये ज़रूरी है कि सब आईएएस ही बन के अच्छी ज़िंदगी पा सकता है? दुनिया में तो और भी विकल्प है ना गुरु भाई, संतोष ने पूछा। हाँ, हज़ारों विकल्प हैं, पर मानता कौन है? जब यहाँ आया व्यक्ति पूरी तरह फेल नहीं हो जाता तब तक वो मानता ही नहीं है कि और भी विकल्प हैं। जब तक उम्र है और अटैम्प्ट है तब तक लालच ऐसा कि हर लड़का ये कहता मिल जाएगा, अरे आईएएस भी तो इंसान ही ना बनता है। अब बताओ, इतनी आशावादिता वाले क्षेत्र को छोड़ कोई कैसे जाए? गुरु ने मुस्कुराते हुए एक मखमली सा कटाक्ष किया था इस फील्ड में होने वाली भीड़ पर। मुख्य परीक्षा का परिणाम भी आ गया था। गुरु, विमलेंदु और मयूराक्षी साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित हो चुके थे। मयूराक्षी ने पहला फ़ोन गुरु को लगाया। अरे गुरुदेव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सुनो, मैं मिठाई लेकर पार्क आ रही हूँ, तुम जल्दी पहुँचो, कहकर मयूराक्षी ने फ़ोन काट दिया। गुरु कुछ बोल भी नहीं पाया था। विमलेंदु को बधाई दे वह सीधे पार्क के लिए निकला। पार्क के रास्ते में पड़ने वाली मिठाई की दुकान पर ही उसकी नज़र मयूराक्षी पर पड़ी। वह उसी लड़के के साथ मिठाई खरीद रही थी। उसने देखा लड़के ने एक मिठाई पहले उसे अपने हाथों से खिलाया और फिर दोनों गले लगे। वहीं से तुरंत मयूराक्षी ने गुरु को फ़ोन लगाया। गुरु सब देख ही रहा था। हेलो, कहाँ पहुँचे? मैं यहीं मिठाई की दुकान पर ही हूँ, 2 मिनट में आ रही हूँ। पार्क में पहुँच उसने सबसे पहले दौड़कर गुरु को गले लगा लिया। गुरु क्षण भर तो स्थिर रहा, पर फिर एक झटके में उसने मयूराक्षी को अपने से छुड़ा अलग कर दिया। मयूराक्षी अवाक थी उसके इस व्यवहार पर। क्या हुआ तुम्हें? मयूराक्षी ने सवाल नहीं हिसाब पूछा था। कुछ तो नहीं, बस तुमसे यही कहना था कि सबके गले लगना ठीक नहीं मयूराक्षी, जिसकी हो उसी के गले रहो, हम ऐसे ही ठीक हैं। क्या बक रहे हो? पागल हो चुके हो तुम पीपी के क्या? हाँ, जो देख के सालों पहले अपना नंबर बदला था, जो देख के आज तुम्हें गले से छुड़ाया, सब पागलपन ही तो था मेरा। मयूराक्षी अब एक ही पल में सारा माजरा समझ गई। सालों का रहस्य अब खुल गया था। गुरु के मन की गांठ का पता चल गया था मयूराक्षी को। छे, तुम पराशर के बारे में बात कर रहे हो? हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या दुनिया है ये? क्यों दुनिया ने क्या कर दिया तुम्हारा? साथ ही तो है तुम्हारा पराशर, गुरु ने तमतमाते हुए कहा। शर्म करो गुरु, भाई है वो मेरा छोटा, एक ही माँ के संतान है दोनों। छे, मयूराक्षी के इस शब्द ने गुरु को दफन कर दिया था। क्या कह रही हो मयूरी? गुरु जैसे काट सा खड़ा हो गया। भाई है मेरा, साथ रहते हैं हम दोनों। उसका भी कल ही रिजल्ट आया बैंक पीओ का, अगले सप्ताह ट्रेनिंग में जाएगा।
हम बचपन से साथ रहे, यहाँ भी एक दूसरे के साथ थे। छह क्या क्या बातें। हाय गुरु प्लीज़। मयूराक्षी अब रोने को थी। गुरु हर अगले पल जैसे ज़मीन में धंसा जा रहा था। वह अचानक हाथ जोड़े घुटने के बल गिर पड़ा। पहली बार इतना मजबूर था गुरु। जाओ गुरु, मैंने क्या क्या सोचा था तुम्हें लेकर। हर बात में खास दिखने वाला गुरु आखिर इस मामले में जीरो ही निकला। एक लड़के लड़की के रिश्ते को लेकर सोच में तुम भी औरों की तरह एक मामूली लड़के ही निकले गुरु, मयूराक्षी ने वहीं बैठते हुए कहा। माफ़ कर दो मयूरी, प्लीज़ मैं मरा जा रहा हूँ। गुरु के पास शब्द ही नहीं थे। मैं जा रही हूँ गुरु, मुझे बहुत आगे निकलना है। तुम्हें मालूम है तुम्हारे मामूली साबित होने का तुमसे ज़्यादा दुख मुझे है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आगे निकलना चाहती थी पर अब नहीं। इतने मामूली आदमी के साथ कैसे गुरु, कहकर वो फिर गुरु के गले से लिपट गई। दोनों खूब रोए। दोनों समझ गए थे यह आखिरी मुलाकात है शायद। गुरु को भी अपनी छोटी सोच का प्रायश्चित करना था और इसका सबसे अच्छा रास्ता था मयूराक्षी को आगे बढ़ने का रास्ता देना। वह अपने मामूलीपन से मयूराक्षी को छोटा नहीं करना चाहता था। जीवन में बस एक बार मामूली होना बड़ा महंगा पड़ गया था गुरु को। उस दिन घंटों बैठे रहे दोनों। बड़ी मुश्किल से दोनों ने अपने अपने रास्ते पकड़े और कमरे पर लौट आए। रात को उसने ये बातें विमलेंदु को बताई। सुनकर विमलेंदु भी भौंचक था और शर्मिंदा भी, क्योंकि उसने भी पराशर को मयूराक्षी का प्रेमी ही बताया था। उसने गुरु से सॉरी कहा और खुद मयूराक्षी से बात करने की बात कही। गुरु ने मना कर दिया। गुरु एक बार हारी हुई बाजी फिर नहीं खेलना चाहता था, क्योंकि अब वह जीत कर भी हार जाता। नज़र कैसे मिलाता जिंदगी भर मयूराक्षी से। महीना भर गुजरा था। आखिर अंतिम परिणाम का दिन आ ही गया। मुखर्जी नगर में दिवाली और मातम एक साथ आता था इस दिन। जिसकी लॉटरी लग गई तो समझिए जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति जैसा महसूस होता था। विमलेंदु ने तो इतिहास रच दिया था। पूरे भारत में 42वीं रैंक आई थी उसकी। गुरु को अपना परिणाम पता चल गया था। गुरु परिणाम सूची से बाहर था, पर यह जानकर भी पता नहीं उसका मन क्यों नहीं माना। वह साइबर कैफे में गया और परिणाम की सूची को ध्यान से देखता गया। गुरु खुशी से उछल पड़ा। रैंक 21 के आगे लिखा था मयूराक्षी। गुरु बहुत तेजी से बाहर निकला। फ़ोन निकाला, फिर रख दिया। वह यही सोच रहा था, मयूराक्षी ने ठीक ही कहा था, उसे बहुत आगे निकलना है। मुझ जैसे मामूली आदमी को अब नहीं आना चाहिए उसके रास्ते। आज गुरु का मन हल्का हो गया था, पर एक बोझ बरसों से था सिर पर। रिजल्ट की खबर जान बाबूजी लगातार फ़ोन कर रहे थे। गुरु ने पहले ही की तरह फ़ोन निकालकर एक मैसेज टाइप किया। बाबूजी मेरा संघर्ष जारी है। बाबूजी को भेज दिया। दशरथ बाबू के लिए एक मैसेज काफ़ी था। उनके हर सवालों का ऐसे ही किसी एक मैसेज से जवाब देता था गुरु। पूरी दुनिया के आगे शब्दों से परमाणु बम पटक देने वाला गुरु बरसों से अपने पिता के आगे चुप था। बोलकर भला क्या साबित कर सकता था, उसे कुछ करके साबित करना था। रास्ते में कोचिंग लेकर वापस आता संतोष मिल गया। आपका रिजल्ट का क्या हुआ गुरु भाई, संतोष ने देखते पूछा। वही जो देवदास का पारो के घर हुआ था। एकदम दरवाजे पर जाके दम तोड़ दिए हम भी। हा साला यूपीएससी, कहकर गुरु खूब हंसा। सॉरी गुरु भाई, संतोष ने अफसोस के साथ कहा। अरे का हुआ यार, यहाँ जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो फिर रूम के अंदर, आओ अंदर चलें, कहकर दोनों कमरे पर आ गए। 23 विमलेंदु के घर स्वर्ग उतर आया था। पिता भोलानाथ यादव अपनी टूटी कुर्सी पर इंद्र के समान बैठे थे। बेटा जगत जीतकर जो लौटा था, दिन रात बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे रिजल्ट नहीं, श्री राम लंका से सीता लेकर अयोध्या लौटे हों। 5 दिन रहने के बाद विमलेंदु वापस दिल्ली लौट आया था। कुछ महीने दिल्ली रह वो ट्रेनिंग के लिए मसूरी चला गया। रोज की तरह आज भी भोलानाथ यादव खटिया बिछाए द्वार पर बैठे थे कि तभी सायरन की आवाज़ सुनाई दी। साए साए करती वो आवाज़ भोलानाथ यादव के घर के और करीब आने लगी। ठीक उन्हीं के दरवाजे पर आकर 6 गाड़ियों का वह काफिला रुका। झट से एक पुलिस का जवान उतर कर आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। इस सूबे के सबसे प्रभावी कैबिनेट मंत्री तेज नारायण यादव थे। भोलानाथ यादव तो समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ जाएं, ऊपर उठे कि नीचे उतरें। वे मारे खुशी के बीच में लटके रहे क्षण भर। खटिया पर से छटपड़ाकर उठे ही थे कि मंत्री जी ने हाथ पकड़ वहीं बैठा दिया और खुद भी खटिया पर बैठ गए। नमस्कार भोलानाथ जी, कैसा स्वास्थ्य है आपका, मंत्री जी ने हाथ पकड़े बोला। एकदम बढ़िया है हजूर, बस दुआ है आप सबके आशीर्वाद से बेटा कलेक्टर बन गया, और क्या चाहिए हम किसान आदमी को, भोलानाथ ने कांपते स्वर में बोला। अरे आशीर्वाद तो दीजिए, आप हमारी लड़की को समधी बनाने आए हैं हम आपको, कहकर गले पर हाथ रख दिया मंत्री जी ने। भोलानाथ यादव को अपने कान पर विश्वास नहीं हो रहा था। भला भगवान एक साथ इतनी भी खुशियां देता है कहीं। सोचने लगे कि कितना पुण्य जमा कर आए थे हम पिछले जन्म में। हजूरी तो आपका बड़प्पन है, बस सोचना क्या है, आपका आदेश है तो सब ठीक है। भोलानाथ यादव ने वही कहा जो दिल ने कहा। दिमाग तो काम ही नहीं कर पाया था तभी। 4 करोड़ रुपया और बनारस में पेट्रोल पंप और लखनऊ में एक मकान सोचे हैं। कुछ और मन हो तो जरूर बताइएगा भोलानाथ जी, आप समय दे दीजिए, एक बार आप सब हमारी बिटिया भी देख लेते मौका निकाल के, मंत्री जी के अंदर का पिता बोला। आपकी का सरकार, 4 करोड़ देने वाले की बेटी नहीं देखी जाती। अरे वो हमारी भी बेटी है, बस एक बार विमल से पूछ लेते, मतलब उसको हम बता देते, फिर आ जाते हैं रस्म करने। भोलानाथ अब समधी बनने के करीब पहुंचकर बोले।
ठीक है, जरूर जरूर, हमें ज़रा जल्द खबर दिलवाइएगा, मंत्री जी ने उठते हुए। अरे तनी चाय शरबत तो करते जाते आप। हाँ, अरे कोनो वोट मांगने थोड़े आए हैं, बेटा मांगने आए हैं। चाय शरबत तो अब जिंदगी भर चलेगा आपके यहाँ, भोलानाथ जी, कहकर मंत्री जी कार में बैठ गए। काफिला धूल उड़ाता चला गया। इधर विमलेंदु ने तो अपना निर्णय ले रखा था, वह बस बाबूजी को खबर ही सुनाने वाला था। उसने ट्रेनिंग एकेडमी में ही अपने साथ ट्रेनिंग कर रही उड़ीसा की ऋतुपर्णा महापात्रा के साथ विवाह करना तय कर लिया था। दोनों के बीच प्रेम सावन में धूप की तरह बड़ी तेजी से उगाया था। विमलेंदु ने बाबूजी के फ़ोन से पहले ही फ़ोन करके अपना निर्णय सुना दिया था और शादी की तिथि भी तय कर ली थी। भोलानाथ यादव को लगा जैसे किसी ने उड़ाकर पर काट लिया हो, मन में सोच कर रह गए। मंत्री जी को खबर भिजवा दी कि बेटे ने नाता तोड़ लिया है हमसे, अपनी मर्जी का मालिक हो गया है। 2 महीने बाद शादी थी। विमलेंदु घर आया। पिताजी, मांझी समेत घर भर की खरीदारी की और सबके लिए भुवनेश्वर का टिकट भी बुक कराया। सारे टिकट एस बड़ी ई फर्स्ट क्लास के थे। ऋतुपर्णा महापात्रा उड़ीसा के मुख्य सचिव रहे गजपति महापात्रा की बेटी थी। उसके खानदान में 3 पीढ़ियों से आईएएस ही थे सब। विमलेंदु ने प्यार में सधा हुआ इकरार किया था। बहुत बड़े परिवार का दामाद बनने जा रहा था, पर भोलानाथ यादव की दुनिया अलग थी। उनको उस दुनिया में ही सिमट कर रह जाना था। अब अपने बेटे की शादी में भी एक मामूली बाराती की तरह ट्रेन में सवार हो अपने कुछ गिने चुने संबंधियों के साथ भुवनेश्वर पहुंचे। अभी तक न लड़की देखी थी, न समधी का मुँह, न उनका घर, और सीधे शादी के लिए आना पड़ा था उनको। सबको भुवनेश्वर के एक 5 स्टार होटल में ठहराया गया। होटल में ही व्यवस्था का जायजा लेने आए गजपति महापात्रा की पहली बार अपने समधी भोलानाथ यादव से मुलाकात हुई। हंसते हुए हाल चाल पूछा और शाम को समय से ही शादी के मंडप पर पहुंचने की हिदायत देते हुए चले गए। शाम को वरमाला के समय फ़ोटो खिंचवाते वक्त भोलानाथ यादव की अपने समधी से दूसरी बार मुलाकात हुई, वो भी फोटोग्राफर की कृपा से, क्योंकि उसे एल्बम के लिए दोनों समधी का एक ग्रुप फ़ोटो चाहिए था। बाकी संबंधी बस भोलानाथ यादव जी के पीछे चुपचाप घूमते रहे। बहुत हिम्मत जुटाकर खाना खाया और वापस होटल में आकर सो गए। दूसरे दिन भोलानाथ यादव जी की ही विदाई होनी थी। वे एक ऐसी बारात के मुखिया थे जो बिना अपने बेटे और बहू के वापस घर लौट रही थी। बारात वापस जाने के बाद विमलेंदु को लेकर उसके ससुराले वाले अपने घर पहुंचे। ऋतुपर्णा भी ट्रेनिंग के बाद पहली बार ही घर आई थी। शादी तो होटल से हुई थी, सो सब सीधे होटल ही पहुंचे थे। घर पहुंचते ही दरवाजे पर ही चेरी खड़ा मिल गया। ऋतुपर्णा ने उसे गोद में लेकर गले लगा लिया और विमलेंदु की तरफ बढ़ाकर उसका माथा चुमवाया। चेरी ऋतुपर्णा का सबसे प्रिय कुत्ता था। विमलेंदु जैसे तैसे अंदर गया और सबसे पहले उसने साबुन से पूरा मुंह और सिर धोया। उसके बाद वह खाने पर पहुंचा। सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। विमलेंदु को एक नए दामाद वाला एहसास जरा भी हुआ नहीं। एक आईएएस होना जो वह पिछले कई महीने से जीता आ रहा था, यहाँ आकर खत्म हो गया था। अभी कुछ महीने पहले आईएएस बनने के बाद जब आसपास का पूरा गांव उसे देखने आया था, उससे उसने जो देवत्व पाया था वो यहाँ इतने देवताओं के बीच गुम हो गया था। यहाँ तो नया दामाद के नाम पर भी 2 आदमी मिलने नहीं आए थे उससे। अपनी दुनिया का हीरो यहाँ एक साधारण स्तर पर आ गया था। मन ही मन बेचैन था वह। रात को विमलेंदु बिस्तर पर था, तभी ऋतुपर्णा गोद में चेरी को लेकर आई। डार्लिंग, आज मेरी ज़िंदगी की इतनी खास रात है। मैं चाहती हूँ इस स्पेशल रात को चेरी हमारे ही साथ सोए। मैंने इसे बहुत मिस किया है कई महीने। मेरा बच्चू, मेरा चेरी। ऋतुपर्णा का ममत्व अभी देखने लायक था और विमलेंदु का थोथना भी। दृश्य कुछ ऐसा था कि अब चेरी उन दोनों के ऊपर चारों टांगे फैलाकर लेटा हुआ था। विमलेंदु कुछ नहीं बोला। वह तो बस यही सोच रहा था कि जिंदगी भर जिस कुत्ते की चूतर पर ढेला मार उसे द्वार से भगाते इतना बड़ा हुआ, सोचा भी नहीं था कि अपनी शादी की पहली रात उसी के साथ सोएगा। उसे आज अपने इंसान तक होने का दुख हो रहा था। ऋतुपर्णा रात भर चेरी के पेट में उंगली से गुदगुदी कर उसके बचपन से लेकर अभी तक के नटखट अपना के किस्से सुनाती रही और सवेरा हो गया। सुबह विमलेंदु को गुरु की कही एक बात याद आ गई। जरूरी नहीं कि जो सेलेक्ट हो वो करेक्ट भी हो। सही ही कहा था गुरु ने, विमलेंदु ने सोचा। बड़ा बेचैन था विमलेंदु। उसे अपना घर और बाबूजी भी याद आया अचानक। इधर भोलानाथ यादव अपने परम मित्र विरची पांडे के साथ चाय पीते बतिया रहे थे। का करिएगा विरची जी, बहुत ऊंचा चला गया बेटा हमरा, हमसे छुआटा ही नहीं है अब। हम भी उसके साथ साथ तनी ऊंचा हो गए हैं, सो ऊंचाई का दुख का लौकेगा अब नीचे वाले को। सब कहता है भोलानाथ को अब का दुख। भोलानाथ यादव शून्य में देखते बोले जा रहे थे। अरे आप भी फालतू टेंशन आए हैं। इतना बड़ा घर में शादी किया, बहू भी आईएएस मिली, और क्या चाहिए। विरची पांडे बोले। हाँ विरची जी, पर एक बात बोलें, बड़ा घर में तो किया, पर नेताजी के यहाँ करता ना। नेता जनता से भी निभा देता है। हम तब फिर भी कलेक्टर के बाप थे, बोल के भोलानाथ यादव खैनी रटाने लगे। 24 मनोहर खाना खाकर कमरे पर अखबार पलट रहा था कि राय साहब की कॉल आई। अरे मनोहर जी, कहाँ हैं? ज़रा गुरु और सब लोग आइए न यहाँ तिमारपुर थाना, हमको पुलिस उठा कर ले आया है। राय साहब ने जोर से कांपते हुए आवाज़ में कहा। क्या तिमारपुर थाना? अरे आप वहाँ रुकिए, तुरंत आते हैं। मनोहर बिना कुछ और पूछे कमरे से निकला।
बस गुरु को ही फ़ोन कर पाया और जल्द ऑटो लेकर थाने पहुंचा। दोनों को नहीं पता था कि आखिर राय साहब को पुलिस क्यों उठाकर ले गई। दोनों थाने के अंदर पहुंचे। राय साहब सामने ही बेंच पर बैठे हुए थे। क्या हुआ हो महाराज, यहाँ काहे आ गए? देखते ही मनोहर ने पूछा। ओए ज़रा धीरे बोलो, साइड में जाके बात कर ले, एक सिपाही बोला। राय साहब दोनों के साथ थोड़ा बगल हो गए। अरे का बताएं जी, हम तो साला पता नहीं कौन सा कर्म करके यहाँ दिल्ली आए, सब इज्जत पानी भी खत्म हो जाएगा लगता है। अरे भाषण कम पे लिए, कहुआ बताओ ना यार, गुरु ने चिल्लाकर कहा। हाँ अरे भाई, वो हमारा फ्लैट में जो था ना गोरे ललवा, वो साला अपने कुकवा को भगा ले गया है। अब कुकवा का हस्बैंड पुलिस लेकर आया और हमसे पूछताछ करने पुलिस हमको यहाँ ले आई, राय साहब ने कहा। अच्छा, हाय रे साला चूतिया गोरे ललवा, आप तो कह रहे थे बड़ा अच्छा आदमी है, आपका तो फैशन गुरु था ना, मनोहर ने चिढ़ते हुए कहा। चुप रहो ज़रा। अच्छा राय साहब भागा वो है, आपको काहे उठाए पुलिस? बिल्डिंग के और लड़कों को क्यों नहीं उठाए? पूरा बात बताइए, सच सच, कुछ छिपाइए मत, गुरु ने डांटते हुए कहा। हाँ गुरु भाई, असल में बगल वाले हमारा नाम ले रहे थे। हम कभी कभार उस कुकवा के साथ नेहरू विहार के पार्क में घूमते घूमते थे, एक बार उसका हस्बैंडवा भी देख लिया था, उसी में नाम दे दिया होगा, पर हम माई कसम नहीं जानते साला हरामी कहाँ भागा है लेके, राय साहब ने अपनी अधूरी प्रेम कहानी सुनाते हुए कहा। तब यह न अजब प्रेम की गजब कहानी, एहो मजा ले चुके हैं जिंदगी का, गुरु ने गर्दन मनोहर की तरफ घुमाते हुए कहा। जाहो राय साहब हट छे, आप भी खांटी भकलंड ही निकले महाराज, कहते हुए मनोहर ने इस तरह देखा जैसे गंगा जल में कीड़ा निकल आया हो। तब तक थानेदार आ चुका था। राय साहब से 2 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। ऑटो में राय साहब बीच में चुपचाप बैठे वापस आ गए। उन्हें छोड़कर मनोहर और गुरु वापस अपने कमरे की ओर जाने को थे कि बत्रा पर जावेद पर नजर पड़ गई। अरे जावेद यार, यहाँ बत्रा पर इस समय? गुरु ने ऑटो से उतरकर पूछा। हाँ गुरु भाई, रेल टिकट के लिए आया हूँ, कोई तत्काल में करवा दे, किसी ट्रेवल्स वाले को दूंगा, माँ बहुत सीरियस है, पहुँचना ही होगा, जावेद ने बताया। चलो देखते हैं आओ, गुरु ने कहा। गुरु, मनोहर, जावेद तीनों पास ही के एक ट्रेवल्स वाले के पास गए। किसी भी ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा था। एक टिकट पटना के लिए राजधानी एक्सप्रेस में था, सेकंड एस बड़ी ई का। ट्रेवल्स वाला 500 रुपये अलग से मांग रहा था, कुल 2300 रुपये लगने पर टिकट मिल जाता। गुरु और मनोहर ने जावेद की तरफ देखा। जावेद कंप्यूटर की स्क्रीन पर बस टिकट को देख रहा था। जावेद अपनी जेब के बारे में जानता था, इसलिए उधर क्या देखता, पॉकेट में बस 800 रुपये थे। जल्दी बोलो भाई, फिर ये भी खत्म हो जाएगा, ट्रेवल्स वाले ने माउस पर हाथ रखते हुए कहा। काटो जल्दी, बनाओ टिकट, गुरु ने तपाक से कहा। हाँ हाँ बनाओ यार, सोच कर रहे हो तुम, पैसा दे रहे हैं ना, मनोहर ने भी कहा। जावेद की नज़र अब गुरु और मनोहर की तरफ थी। टिकट बन गया जावेद का। मनोहर और गुरु ने पर्स खोले और दोनों ने मिलाकर 2300 रुपये टिकट वाले को दे दिए। कहा, थैंक्स भाई लोग, शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह देख रहा है, जावेद ने भरी आंखों से। अबे जाओ जल्दी, पहले ट्रेन पकड़ो, सेम डे का टिकट मिला है, टाइम कम है, निकलो दोस्त, गुरु ने कहा। हाँ टाइम कम है, मनोहर ने भी कहा। जावेद तुरंत वहाँ से कमरे पर गया, बैग उठाया और स्टेशन निकल गया। जावेद दूसरे दिन सुबह के 11 बजे अपने गांव महादेवपुर के बस स्टॉप पर उतर चुका था। अपनी गली में ज्यों ही घुसा, दरवाजे पर भीड़ लगी हुई थी। ये देख उसके हाथ से बैग छूट गया और वह बेतहाशा दौड़ा। भीड़ को चीरते हुए सीधे सामने पड़ी माँ से लिपट कर एक बार चीखा और फिर चुप हो गया। जावेद को आता देख और भी लोग जमा हो गए थे। सुबह 9 बजे ही माँ दुनिया छोड़ चुकी थी। गुरु और मनोहर ने सही कहा था, टाइम कम है। आखिर जावेद टाइम पर नहीं पहुँच पाया। माँ से लिपट एकटक बस माँ को देखे जा रहा था। अम्मी पूछो न मुझसे मेरे नतीजे आए कि नहीं, अम्मी पूछो न कब आसमान जीतूंगा मैं, अम्मी उठ, अम्मी उठो ना अम्मी, बोल वो बेसुध पड़ गया। इलियास मियाँ ने उसे पकड़कर उठाया और पानी पिलाया। जावेद ने इलियास मियाँ की तरफ देखते हुए कहा, चचा जान अब 2 बीघे तो कभी नहीं बेचूंगा। चुप हो जा बेटे, अल्लाह ठीक करेगा सब, तू संभाल खुद को, इलियास मियाँ ने कहा। कुछ देर बाद सब जनाजे को सुपुर्दे खाक करने चले गए। अपनी ही बची ज़मीन में लाया था माँ को मिट्टी देते वक्त उसकी आंखों में पानी का एक भी कतरा नहीं था। आदमी अंदर ही अंदर कैसे सूख जाता है, जावेद की आंखों को देख ये पता चल जाता। जावेद ज़रा भी नहीं रो रहा था। आखिर किसके लिए रोता, कौन था उसके आंसू पोंछने वाला? अब जो थी वो तो चली गई, अब कहाँ लिपटता। माँ पर मिट्टी डाल और खुद को पत्थर कर जावेद घर वापस लौट ही रहा था कि उसका मोबाइल बजा। बिहार लोक सेवा आयोग का अंतिम परिणाम आ गया था। माँ शायद ये खबर अपने सामने सुनना चाहती थी, इसलिए अभी घर भी नहीं पहुँचा था जावेद हाकिम बन गया था। खबर गांव में फैल गई। जावेद वापस माँ की कब्र पर गया और कब्र से लिपट गया और दहाड़ मारकर रोया। पीछे से मौलवी चाचा ने पीठ पर हाथ धरा और कहा, जावेद तेरी अम्मी तेरे लिए अब्बा से खूब लड़ती थी, देखना आज तेरे लिए अल्लाह से लड़ने चली गई। अल्लाह के पास जाकर तेरे नतीजे भिजवा दिए, तेरे लिए कहाँ जाकर खुशियाँ भेजी उसने। मत रो वरना उसका दिल दुखेगा, तेरे लिए फरिश्ता थी वो, जावेद सोच रहा था।
हाँ, सच में फरिश्ता थी। बस काश फिर वो वापस आ जाती, पर फरिश्ते कहाँ लौट कर आते हैं। गुरु और मनोहर को जावेद के बारे में पता लग गया था। दुख भी था और उसके सेलेक्ट हो जाने की खुशी भी। एक बार फिर से पीटी का फॉर्म आ गया था। इस बार गुरु ने फॉर्म नहीं डाला। उसके पास अब एकमात्र अंतिम अटैम्प्ट बचा था। उसने 1 साल रुक जाना ही ठीक समझा। संतोष तो जैसे तैयार ही बैठा था। इस बार उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हफ्ते 2 हफ्ते में विदिशा से बात करने के अलावा वह निकल भी नहीं रहा था पढ़ाई छोड़कर। इस बार घर वालों का भी पूरा विश्वास बना हुआ था उस पर। माँ कमला देवी ने संतोष के कलेक्टर बन जाने पर 4 धाम यात्रा की मनौती मांगी थी। संतोष के साथ मनोहर ने फॉर्म डाला था। मनोहर बस फॉर्म डालकर एक सिविल अभ्यर्थी के नैतिक दायित्वों का निर्वहन कर देता था। आज तक कभी अपना रिजल्ट न देखा और न कभी उसे धोखा हुआ। हर बार वही हुआ जो उसने सोच रखा था। फेल फेल फेल। पीटी की परीक्षा हो गई। संतोष संतुष्ट था। बिना वक्त गंवाए मेंस की तैयारी में जुट गया। अपने लिखे उत्तर दिखाने के लिए वह रात को भी श्यामल सर के घर पहुंच जाता था। शुक्रवार की शाम थी। वह बत्रा पर हलचल मची हुई थी। इस बार इतिहास से परीक्षा देने वालों की दुर्गति हो गई थी। सबसे ज़्यादा परिणाम लोक प्रशासन से आए थे। संतोष कमरे पर था। किसी ने रिजल्ट आने की जानकारी दी। उठकर रिजल्ट देखने बगल वाले साइबर कैफ़े में गया। पहली बार में उसकी हिम्मत नहीं हुई, पर उसे पता था कि परीक्षा ठीक हुई है। उसकी हिम्मत करके अपना रोल नंबर डाला। वहीं बैठ गया संतोष। स्क्रीन पर नॉट क्वालिफाइड लिखा आ गया। अब संतोष में ताकत नहीं बची थी कि उठकर कमरे तक आए। पैर लटखड़ा रहे थे। आंखों में अंधेरा था। बहुत चूतिया फील्ड है यूपीएससी। पढ़कर मर गए साला, पर पिटी नहीं हुआ। संतोष बुदबुदाने लगा। वह जैसे तैसे खड़ा हुआ और सीधे यमुना नदी के पुल की तरफ जाने लगा। उसे खुद पता नहीं था कि वह अब क्या करने वाला है। गुरु रास्ते की दुकान पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। इधर कहाँ जा रहे हो? गुरु ने पूछा। मरने चलना है क्या? संतोष ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। पगला गए हो का यार, का बकचोदी बक रहे हो। अरे क्या हुआ? गुरु ने गुस्से में। मरा लिए हम अपनी, फिर भी पिटी नहीं हुआ। लो, कहाँ गया आपका ज्ञान गुरु भाई? साला टीचर बदल लो, विषय बदल लो, मेहनत करो, सब तरह से तो करके देख लिए। कहाँ गया रिजल्ट? बताओ ना आप ही, संतोष ने चिल्लाते हुए कहा। तो क्या हुआ? अभी तो तुम्हारे पास और प्रयास है ना, आगे हो जाएगा। गुरु ने मुखर्जी नगर की रटी रटाई लाइन बोली। वाह रे गुरु भाई वाह, लीजिए लीजिए साला हमारा फ़ोन। बोलिए ना हमरे बाप को कि पिटी नहीं हुआ। इस बार भी आपके बेटे का, अगली बार हो जाएगा। अरे कैसे मुंह दिखाएंगे? हमारे बाप ने कर्जा लेकर हमको पैसा भेजा। इतना कष्ट से खर्चा आता है और साला हम कुछ नहीं कर पाए, बोलकर दहाड़ मारकर रोने लगा संतोष। गुरु ने बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझाकर शांत किया और कमरे पर लेकर आया। संतोष पूरी तरह एकाकी हो गया था। फ्रस्ट्रेशन शब्द का अर्थ उसने अब जाकर समझा था। दिन रात यही चिंता कि घर किस मुंह लौटेगा। न किसी से बात करता, न कहीं जाता। कुछ महीने यूं ही गुजरे। एक दिन विनायक बाबू का फ़ोन आ ही गया आखिर। हेलो बेटा, क्या हाल है? पिता ने पूछा। जी ठीक हूँ पापा, वही पढ़ाई चल रही है, संतोष ने धीमी आवाज़ में कहा। आखिर क्या सोचे हो आगे? पिता ने अगला सवाल किया। मतलब जी क्या बस फिर देंगे? अब रास्ता भी तो कुछ नहीं है पापा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? केवल बीए करके रह गया आईएएस के चक्कर में, संतोष ने एक साथ जवाब और सवाल दोनों कहा। देखो बेटा, हमसे जितना भी बन पाया हम किए तुम्हारे लिए, कर्जा पैसा सब लिए। अब भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला। तुम्हारे भाग में आईएएस बनना नया लिखा है। ज्योतिषी भी कुंडली देखा तो बताया सिलेक्शन मुश्किल है। उतना पर भी अगर हमारे पास पैसा होता तो हम पक्का वापस नहीं बुलाते, पर अब नहीं सकेंगे। आ जाओ अब वापस, पिता विनायक सिन्हा ने अपनी बात कह दी थी। संतोष आंखों में आंसू लिए सब सुनता रहा। ठीक है पापा, हम चले आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। संतोष फ़ोन काट चुका था। हाँ, यहीं से पढ़ना और एसएससी बैंक का भी फॉर्म। हेलो हेलो, फ़ोन तो संतोष काट चुका था। फ़ोन रख वह लेटा ही था कि एक बार फिर घंटी बजी। इस बार राय साहब थे फ़ोन पर। हेलो संतोष जी, हम जा रहे हैं दिल्ली छोड़कर, लास्ट बार मिल तो लीजिए, राय साहब ने बड़े भावुक स्वर में कहा। कहाँ हैं आप अभी? संतोष ने पूछा। बस 4 बजे की ट्रेन है, सबसे मिल लिए हैं, बस अब आपसे और मनोहर से मिलने बत्रा आ रहा हूँ। राय साहब का आईएएस में प्रयास खत्म ही हो चुका था, पीसीएस भी नहीं हो पा रहा था। घर से वापसी के साथ साथ शादी का दबाव भी अब बढ़ने लगा था। राय साहब ने बीएड कर ही रखा था, अपने गृह राज्य में मास्टरी का फॉर्म भी डाल आए थे। पीसीएस से अभी भी उम्मीद थी। बड़ी मुश्किल से अपने पिता को इलाहाबाद में कुछ दिन रहने देने के लिए मनाया था। राय साहब का अब दिल्ली का अध्याय समाप्त हो रहा था। अलविदा बुढ़ू, अलविदा। मनोहर आते ही राय साहब के गले लग कहा। हाँ मालिक, अब हम तो बुढ़ा गए, हमसे नहीं हुआ ई साला आईएएस, अब इजाज़त मांग लिए है दिल्ली से, राय साहब ने कहा। राय साहब, बहुत याद आइएगा आप यार, संतोष ने कहा। यह बहुत भावुक क्षण था। मुखर्जी नगर आए लड़कों का बिना अपने सपने लिए बस अपने लाए सामान के साथ बेरंग लौटना सबसे ज़्यादा कठिन समय होता है। खैर, बहुत कुछ सीखे यहाँ और ये भी जाने हैं कि टैलेंट ही सब कुछ नहीं है, भाग्य में भी होना चाहिए, तभी ये होगा। साला बोलिए हमरे जैसे किताबी कीड़ा का नहीं हुआ, गुरु जैसा लड़का रह गया है।
भाग्य में नहीं है तो कभी नहीं होगा। अब आप लोग भी देखिए क्या होता है। हमारा तो साला सब कर्म हो गया। दारू, मुर्गा, सिगरेट से लेकर थाना, पुलिस साला सब देख लिए। राय साहब ने शॉर्ट में अपना दिल्ली अनुभव बांट दिया था। अरे कुकवा वाला नहीं बोले, मनोहर के बोलते ही सब हंस पड़े। हट मर्दवा आप भी, हा हा हा। राय साहब लजा गए। इन्हीं ठहाकों के बीच राय साहब ने विदा ली। संतोष कमरे पर आ गया। आज ही की तो बात थी जब पिताजी ने संतोष को भी घर बुलाया था। राय साहब को इस तरह खाली हाथ घर जाते देख वह कांप उठा। संतोष के दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि ज्योतिषी ने उसके लिए भी कह दिया था कि आईएएस बनना अब भाग्य में नहीं है। एक बार गुरु को श्यामल संसर ने भी बताया था कि लड़का मेहनती है पर शायद आईएएस बहुत मुश्किल है संतोष के लिए। आज राय साहब भी जाते जाते संतोष को हिला गए थे। संतोष ने अगले ही पल मेज पर रखी स्याही की बोतल उठाई और अपने हथेली पर गिराकर उसे पोत लिया। उसने अपनी पुरानी भाग्य की रेखाएं मिटा दी थीं। अब उसका हाथ सपाट था, कोई रेखा नहीं। उसने कसम खा ली, इस पर फिर से अपना भाग्य लिखेगा। उसने तभी तय कर लिया कि चाहे पापा पैसे भेजे या न भेजे पर घर वापस नहीं जाएगा। अभी वह राय साहब के रास्ते नहीं चलेगा। उसने तय कर लिया था, वह अपने रास्ते दौड़ेगा, छोड़कर भागेगा नहीं। दोस्तों, डार्क हॉर्स का ये भाग कई सवाल छोड़ गया है। क्या मेहनत आखिर रंग लाएगी? क्या सपने सच होंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए डेली फैक्ट्स के ऑडियो बुक जंक्शन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।